जरा सोचिए, आप एक थिएटर की बेहद आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, आपके हाथ में पॉपकॉर्न का टब है, एसी की ठंडी हवा चल रही है और आपके आसपास दूर दूर तक किसी भी तरह के खतरे का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आप 100% सेफ हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक कार हवा में गोते खाती है, बैकग्राउंड में एक जोरदार धमाका होता है और अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। हाँ, और अक्सर हम अनजाने में ही अपनी मुट्ठी को कसकर भी बींच लेते हैं। एग्जैक्टली। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पल ना आपका दिमाग उस सुरक्षित कुर्सी पर बैठा ही नहीं है, वो असल में उस स्क्रीन पर लड़ रहा है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये बात करना बहुत जरूरी भी है। सिनेमा की दुनिया में आज बॉक्स ऑफिस पर जो हो रहा है वो सिर्फ कोई व्यापारिक चमत्कार नहीं है। सही कहा। मतलब हॉलीवुड की अवतार, एवेंजर्स या हालिया सुपरमैन से लेकर हमारे यहाँ की पठान, जवान, आरआरआर, पुष्पा और आने वाली वॉर 2 तक हर तरफ सिर्फ एक्शन का ही राज है। देखिए, अगर हम भारत की टॉप 50 फिल्मों की लिस्ट उठाकर देखें ना, तो ज्यादातर एक्शन है और टॉप 10 में से तो 7 फिल्में विशुद्ध एक्शन जॉनर की हैं। बाप रे, टॉप 10 में से 7? तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इन फिल्मों की कमाई गिनना नहीं है। हम उन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे जो इन्हें इतना लोकप्रिय बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आंकड़े महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। जब एक खास तरह का कंटेंट दुनिया की हर भाषा और संस्कृति में इस कदर हावी हो जाए, तो बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं रहती। तो ये सीधे तौर पर हमारे इंसानी दिमाग से जुड़ी बात है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि एक्शन सिनेमा ने मानव मनोविज्ञान और हमारे इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी ढांचे की कोई बहुत गहरी नस पकड़ ली है। ये जो करोड़ों अरबों के नंबर है ना, ये असल में न्यूरोसाइंस का डेटा है। तो चलिए फिर इस साइंस में गोता लगाते हैं। लेकिन देखिए, इस न्यूरोसाइंस को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये विशाल एक्शन साम्राज्य कोई रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ है ना। एकदम सही। इसका अपना एक ऐतिहासिक विकास है। अगर हम 90 या 2000 के दशक की शुरुआत तक की फिल्मों को याद करें, जैसे जंजीर, दीवार, जॉनी मेरा नाम या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। हाँ बिल्कुल, तो उनका ढांचा आज की फिल्मों से बहुत अलग था। उनमें एक्शन होता था, लेकिन वो कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं था। मतलब दीवार का वो जो आइकॉनिक डायलॉग है, मेरे पास माँ है, वो किसी पुल से कूदते हुए थोड़ी ना बोला गया था। वो तो विशुद्ध इंटेंस ड्रामा था। एग्जैक्टली। उन दिनों एक्शन को ना एक रिवॉर्ड की तरह बचाकर रखा जाता था। पूरी फिल्म में ड्रामा, रोमांस या कॉमेडी चलती थी। और फिर अंत में 15 मिनट का क्लाइमैक्स होता था, जहां हीरो और विलेन की फाइनल टक्कर होती थी। और बस यहीं से इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा पैटर्न पकड़ लिया। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थिएटर में बैठे दर्शकों के रिएक्शंस को बहुत करीब से नोटिस कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि 2.5 घंटे की फिल्म में दर्शक इमोशनल सीन भी देख रहे हैं, गाने भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिस पल के लिए उनकी आंखें सबसे ज्यादा चमकती हैं, जिस पल वो कुर्सी के किनारे पर आ जाते हैं, वो आखिरी शोडाउन है। मतलब दर्शकों को असल में उस एड्रेनलिन रश का इंतजार होता है। हाँ, तो सिनेमा के व्यापार ने एक बहुत ही क्रूर लेकिन प्रभावी गणित लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर दर्शक इसी चीज के लिए आ रहे हैं, तो हम उन्हें 2.5 घंटे का इंतजार क्यों करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहानी की जटिलता कम कर दी। बिल्कुल, जो चीज अंत में 15 मिनट के लिए थी, उसे पूरी फिल्म में फैला दिया गया। अरे वाह! अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये ऐसा है जैसे किसी शेफ ने नोटिस किया कि लोगों को खाने के अंत में मिलने वाला डेजर्ट बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, दिलचस्प तुलना है ना? मतलब लोग पूरी डिश सिर्फ उस मीठे तक पहुंचने के लिए खा रहे हैं। तो उस शेफ ने मेन कोर्स और स्टार्टर ही हटा दिया और एक ऐसी डिश बना दी जो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ डेजर्ट है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि उस डेजर्ट को परोसने के तरीके ने ही मॉडर्न ब्लॉकबस्टर सिनेमा की नींव रखी। हॉलीवुड में डाई हार्ड और टर्मिनेटर जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि एक्शन खुद में एक पूरी कहानी हो सकता है। और बॉलीवुड में यही बदलाव 2004 की धूम और 2009 में आई वांटेड से आया, जो वैसे पोकेरी की रीमेक थी। हाँ, पहले हीरो की पहचान उसके भारी डायलॉग से होती थी, लेकिन अब उनकी जगह टॉम क्रूज, सलमान खान या ऋतिक रोशन जैसे शारीरिक रूप से मजबूत और फुर्तीले हीरोज ने ले ली। और यही फॉर्मूला आज के सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क भी नजर आता है। वो कैसा फर्क? देखिए, अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU की बात करें,
तो उनके पास आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका की 50 साल पुरानी कॉमिक्स का इतिहास था। दशकों तक लोगों ने उन किरदारों के साथ एक इमोशनल रिश्ता बनाया था। एक बैगेज था उनके पास। बिल्कुल। लेकिन भारत के वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने बिना किसी कॉमिक बुक बैकग्राउंड के सीधे 3000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक था टाइगर, वॉर और पठान में उन्होंने कोई काल्पनिक ब्रह्मांड नहीं बनाया, बल्कि रियल वर्ल्ड के मुद्दों को ही बैकड्रॉप बना लिया। हाँ, देशभक्ति और आतंकवाद। देखिए, ये भारतीय सिनेमा का एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। मार्वल को दर्शकों के अंदर जुड़ाव पैदा करने के लिए दशकों की कॉमिक्स का सहारा लेना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ के स्पाई यूनिवर्स ने समझा कि भारतीय दर्शकों के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर पहले से ही एक बहुत गहरा इमोशन मौजूद है। मतलब वो इमोशन हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। बिल्कुल। उन्हें दर्शकों को ये समझाने की जरूरत नहीं थी कि विलन बुरा क्यों है या हीरो देश के लिए जान क्यों दे रहा है। वो कैरेक्टर आर्क हमारे असल जीवन के अनुभवों में पहले से सेट था। तो उन्होंने बस उस प्री एग्जिस्टिंग इमोशन को हैक किया और हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ पर्दे पर उतार दिया। और अब सुना है वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का एक ग्रे कैरेक्टर आ रहा है। हाँ, वो इसी स्थापित फॉर्मूले में एक नया साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जोड़ने की कोशिश है। लेकिन एक मिनट, मैं एक बात यहां पूछना चाहता हूं। अगर कहानी इतनी स्पष्ट है, हीरो विलन का फर्क साफ है और प्लॉट में कोई दिमागी कसरत नहीं है, तो हम सिर्फ मार धाड़ देखकर बोर क्यों नहीं हो जाते? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब किसी भी चीज की अति तो उबाऊ होनी चाहिए ना। इन फिल्मों को हम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनमें दिमाग घर छोड़कर जाना होता है। फिर भी लोग इन्हें बार बार क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग असल में घर पर नहीं रहता। ये फिल्में उसे एक बिल्कुल अलग स्तर पर एक्टिवेट कर देती हैं। यहाँ न्यूरोबायोलॉजी का एक बहुत ही पुख्ता कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अरे हाँ, इस मिरर न्यूरॉन्स वाले हिस्से ने तो मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई साइंस फिक्शन की बात हो रही है। ये साइंस फिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये हमारे दिमाग का सबसे अहम एवोल्यूशनरी टूल है। मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की कोशिकाओं का वो समूह है जो तब एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी दूसरे इंसान को कोई काम करते हुए देखते हैं। मतलब जैसे आदिमानव के समय में होता था। बिल्कुल। जब भाषा नहीं थी तो इंसान दूसरों को देखकर ही शिकार करना या खतरे से बचना सीखता था। दूसरों के दर्द या खुशी को महसूस करना, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, वो इसी सिस्टम की देन है। तो जब पर्दे पर शाहरुख खान या टॉम क्रूज किसी इमारत से छलांग लगाते हैं तो क्या होता है? तो दर्शकों के मिरर न्यूरॉन्स तेजी से फायर होने लगते हैं। दिमाग के अंदर बिल्कुल वही पैटर्न बनता है जो तब बनता जब दर्शक खुद वो छलांग लगा रहे होते। बाप रे! इसे साबित करने के लिए साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट है ना, फेक रबर हैंड एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये बहुत ही मशहूर प्रयोग है। चलिए दर्शकों के लिए इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। मतलब एक इंसान को एक टेबल के पास बैठाया जाता है, उसके एक असली हाथ को कार्डबोर्ड से छुपा दिया जाता है ताकि वो उसे देख ना सके। और ठीक उसके सामने एक नकली रबर का हाथ रख दिया जाता है। एग्जैक्टली। अब रिसर्चर एक साथ एक ही स्पीड से उस इंसान के असली छुपे हुए हाथ और उस नकली रबर के हाथ पर ब्रश फेरता है। तो इंसान रबर के हाथ को सहलाते हुए देख रहा है और अपने असली हाथ पर उसे महसूस कर रहा है। हाँ, विजन और टच की इस सिंक्रोनाइजेशन से कुछ ही मिनटों में इंसान का दिमाग एक भयंकर भ्रम का शिकार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो मेज पर रखा रबर का हाथ ही उसका असली हाथ है। और फिर रिसर्चर अचानक एक हथौड़ा निकालता है और उस रबर के हाथ पर जोर से मारता है। और वो इंसान दर्द या डर के मारे चीख पड़ता है। वो अपना शरीर पीछे खींच लेता है। जबकि हथौड़ा रबर पर पड़ा है, असली शरीर को खरोच तक नहीं आई है। लेकिन दिमाग ने उस रबर के हाथ पर हुए हमले को अपना मान लिया था। और थिएटर्स में एक्शन फिल्में बिल्कुल ये ही रबर हैंड एक्सपेरिमेंट हमारे साथ कर रही हैं। मतलब वो कैमरा कट्स और साउंड इफेक्ट्स के जरिए। हाँ, रैपिड कैमरा कट्स, पल्स बढ़ाने वाले बैकग्राउंड स्कोर, इनके जरिए फिल्म मेकर्स हमारी आंखों और कानों को इस कदर सिंक्रोनाइज कर देते हैं कि दिमाग स्क्रीन पर चल रहे उस सिमुलेशन को असली मान लेता है। तो जब हीरो किसी को मारता है तो हमें लगता है हमने मारा है। बिल्कुल। और जब हीरो जीतता है तो दिमाग को लगता है हमारी जीत हुई है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा ये भी जानता है कि हम सुरक्षित हैं। मतलब खतरा महसूस हो रहा है लेकिन जान नहीं जा रही है। इसे ही कंट्रोल्ड रिस्क कहते हैं। और इसकी वजह से दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये डोपामीन हिट्स का एक ऐसा नशा है जो दर्शकों को बार बार एक्शन फिल्मों की तरफ खींचता है। वाह!
अब जब दिमाग पर्दे की लड़ाई को इतनी गहराई से अपना मानकर जी रहा है तो शरीर भी तो कोई रिएक्शन देगा ना। मुझे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का 2014 का एक बहुत ही दिलचस्प डेटा याद आ रहा है। हाँ, जो जामा इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने ये टेस्ट किया कि टीवी या पर्दे पर चलने वाले कंटेंट का हमारे खाने पीने की आदतों पर क्या असर पड़ता है। जब लोगों को एक्शन फिल्म द आइलैंड दिखाई गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। तो उन्होंने क्या पाया? एक साधारण टॉक शो देखने वालों के मुकाबले एक्शन फिल्म देखने वालों ने 65% ज्यादा कैलोरीज खा ली। 65%। मतलब ज्यादा चॉकलेट, बिस्किट और पॉपकॉर्न, और इसे ही हम सिनेमैटिक भाषा में पॉपकॉर्न इफेक्ट कहते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका हाथ कितनी बार टब से मुंह तक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका दिमाग स्क्रीन पे फाइट कर रहा था। हाँ, और शरीर को लग रहा था कि उसे इस लड़ाई के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो अनजाने में ही ज्यादा खाना निकलता जा रहा था। लेकिन देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? अगर आप थिएटर से बाहर निकलते हुए किसी दर्शक से पूछें कि वे एक्शन फिल्में क्यों देखने आए थे, तो 99% लोगों का जवाब क्या होगा? वो यही कहेंगे कि अपनी रोजमर्रा की टेंशन भूलने के लिए हम कुछ लाइट और एस्केपिस्ट देखना चाहते थे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस है तो स्क्रीन पर कुछ हैवी या रुलाने वाला नहीं देखना था। दर्शकों को सच में लगता है कि एक्शन फिल्में देखकर उनका दिमाग आराम कर रहा है। लेकिन अगर दिमाग सच में आराम कर रहा होता तो 65% ज्यादा पॉपकॉर्न क्यों खाता? ये तो वो बात हो गई कि आप कह रहे हैं आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी हार्ट रेट 120 पर भाग रही है। एग्जैक्टली। और मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसी विरोधाभास को पकड़ने के लिए एक स्टडी की थी, जो फ्रंटियर्स इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जर्नल में छपी थी। हाँ, उन्होंने 257 लोगों के दिमाग को MRI स्कैन में रखा और उन्हें अलग अलग वीडियो दिखाए। अब कोई भी सोचेगा कि इमोशनल फिल्में देखने पर दिमाग का इमोशनल रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होगा, लेकिन नतीजों ने कुछ और ही कहानी बयां की ना। बिल्कुल। डार्क थ्रिलर या हेवी डॉक्यूमेंट्रीज के मुकाबले विशुद्ध एक्शन फिल्मों को देखते हुए दर्शकों के दिमाग में सबसे मजबूत और सबसे तेज इमोशनल रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया। माइंड ब्लोइंग। तो ये रिस्पॉन्स आ कहां से रहा था? स्कैन में दिमाग के 2 खास हिस्से सबसे ज्यादा चमक रहे थे। पहला था एमिगडाला। आसान भाषा में कहें तो एमिगडाला हमारे शरीर का इंटरनल फायर अलार्म है। मतलब जब खतरा होता है तो ये लड़ो या भागो का सायरन बजा देता है। हाँ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एक्शन फिल्में इसी सायरन को बार बार ट्रिगर करती हैं। और दूसरा हिस्सा था न्यूक्लियस एक्यूबेंस, जिसे हम दिमाग का सेलिब्रेशन सेंटर कह सकते हैं। अच्छा, तो जब स्क्रीन पर ब्लास्ट होता है तो फायर अलार्म बजता है, और जब हीरो उस ब्लास्ट से बचकर शानदार पोज देता है तो सेलिब्रेशन सेंटर खुशी से झूम उठता है। बिल्कुल सही। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर आपका दिमाग आराम बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर पे बैठा है। और इसी स्टडी का एक और पहलू है जो मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगा। जब रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन डेटा को कैटेगराइज किया तो थ्रिलर और क्राइम फिल्मों का पैटर्न एकदम अलग था। लेकिन एक्शन फिल्मों को देखते वक्त दर्शकों के दिमाग का जो रिस्पॉन्स था वो हूबहू कॉमेडी फिल्मों के फोल्डर में जाकर फिट हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? मतलब हमारा दिमाग एक आदमी को 10 लोगों की हड्डियां तोड़ते हुए देख रहा है, खून खराबा हो रहा है, लेकिन वो उसे एक डार्क चीज नहीं मान रहा। वो उसे एक सुरक्षित फील गुड अनुभव की तरह प्रोसेस कर रहा है, ठीक किसी चुटकुले की तरह। देखिए, ये जो फील गुड वाला फिल्टर है ना, ये सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। और यहीं से पर्दे पर दिखाई जाने वाली हिंसा या वायलेंस का असली खेल शुरू होता है। मतलब सारा खून खराबा दिमाग के लिए एक जैसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान इसे 2 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटता है। पहला है कॉमिक बुक वायलेंस। अगर आप धूम, अवेंजर्स या जेम्स बॉन्ड को देखें तो वहां एक्शन बहुत होता है, गाड़ियां टूटती हैं, इमारतें गिरती हैं। लेकिन जो हिंसा है वो बहुत स्टाइलाइज्ड होती है। हाँ, उसमें असली जिंदगी जैसा विभत्स दर्द या खून नहीं होता। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह के एक्शन में एक मॉरल सर्टेनिटी यानी नैतिक स्पष्टता होती है। मॉरल सर्टेनिटी मतलब दर्शकों को पहले सीन से ही पता होता है कि ये हीरो है, ये दुनिया को बचाएगा, और वो विलन है, उसे मारना सही है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है वहां। इसीलिए इन फिल्मों को UA या PG-13 जैसी रेटिंग मिल जाती है और एक पूरा परिवार आराम से बैठकर वो हिंसा एंजॉय कर लेता है, क्योंकि दिमाग का वो सेफ फिल्टर चालू रहता है। लेकिन इसके ठीक उलट डार्क वायलेंस होता है, जैसे सॉ, हॉस्टल या किल बिल जैसी फिल्में। वहां जो हिंसा होती है वो कई बार सेंसलेस और डिस्टर्बिंग होती है। बिल्कुल, वहां कोई मॉरल सर्टेनिटी नहीं होती। दर्द को बहुत करीब से महसूस कराया जाता है।
और मैंने देखा है कि कुछ फिल्म मेकर्स जब ऐसी क्रूर फिल्में बनाते हैं तो वे आलोचना से बचने के लिए मिशन इम्पॉसिबल या मार्वल का बहाना देते हैं। कहते हैं कि जब टॉम क्रूज गोलियां चला सकता है तो हमारी फिल्म से क्या दिक्कत है। लेकिन उनका ये तर्क काम नहीं करता, क्योंकि दर्शक भले ही तकनीकी बातें ना समझें, लेकिन उनका अवचेतन मन इस फर्क को बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है। तो अगर हमारे दिमाग एक्शन को एक कॉमेडी की तरह सेफ मान रहा है तो फिर इन डार्क फिल्मों को देखकर घबराहट क्यों होती है? क्योंकि पैरासाइट या जोकर जैसी डार्क फिल्में या स्लैशर फिल्में मिरर न्यूरॉन्स को एक बहुत ही नेगेटिव दिशा में धकेल देती हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा सेंसलेस गोर समाज में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या सेडिस्टिक डिलाइट को बढ़ावा दे सकता है। सैडिस्टिक डिलाइट मतलब दूसरों को दर्द में देखकर खुश होने की विकृत प्रवृत्ति। हाँ, देखिए, हिंसा सिनेमा के लिए बुरी नहीं है, लेकिन उसे दिखाने का इरादा क्या है? क्या वो न्याय के लिए लड़ी जा रही एक कलात्मक लड़ाई है या सिर्फ शौक देकर टिकट बेचने का सस्ता तरीका? धूम का चेस सीक्वेंस हमें उबकाई नहीं देता, लेकिन डिस्टर्बिंग फिल्में कई दिनों तक परेशान कर सकती हैं। और यही इरादे और कला का फर्क हमें एक्शन सिनेमा के एक बहुत ही खूबसूरत पहलू की तरफ ले जाता है। एक्शन का मतलब सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग नहीं है। जब इसे कलात्मकता के साथ मिलाया जाता है तो मास्टरपीस बनता है। जैसे जैंग यीमू की फिल्म हीरो। बिल्कुल, उस फिल्म का एक एक एक्शन सीक्वेंस किसी पेंटिंग जैसा लगता है। मार्शल आर्ट्स वहां मारधाड़ नहीं बल्कि एक बैले डांस की तरह है। और एंग ली की फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन का उदाहरण भी देखिए। वो फिल्म महज $17 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसने $214 मिलियन की कमाई की और 4 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते। इसी तरह द मैट्रिक्स ने एक्शन को दार्शनिक गहराई दी, और हमारे यहाँ ब्योमकेश बख्शी ने साबित किया कि एक्शन को पीरियड सेटिंग के साथ कैसे पिरोया जा सकता है। मतलब अगर आप एक्शन को कला की तरह ट्रीट करें तो क्रिटिक्स भी खुश होंगे और बॉक्स ऑफिस भी। लेकिन अगर हम वापस अपने शुरुआत के सवाल पर आएं कि एक्शन फिल्में ही पूरी दुनिया में राज क्यों कर रही हैं, मुझे लगता है इसका सबसे अहम जवाब उनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में छुपा है। कल ड्रामा भी तभी समझ आएगा जब आप वहाँ के सामाजिक ताने बाने को जानते हो। लेकिन एक्शन जॉनर इन सारी हदों को तोड़ देता है। आप दुनिया की किसी भी बड़ी एक्शन फिल्म को टीवी पर चलाइए और उसे म्यूट कर दीजिए। आवाज पूरी तरह बंद कर दीजिए। हाँ, या फिर उसे किसी ऐसी भाषा में डब कर दीजिए जिसका आपको एक शब्द भी नहीं आता। आपको फिर भी पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी उसे रोकने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। एक मुक्का जो चाइनीज भाषा में मारा गया है वो स्पेनिश या हिंदी में भी बिल्कुल वैसा ही दर्द देगा। और यही क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस एक्शन फिल्मों को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है। जब आप एक्शन फिल्म बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस पूरी दुनिया होती है, क्योंकि डर, बहादुरी और जीत ये ऐसे इमोशन हैं जिन्हें समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती। सही बात है। ये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बातें साबित करती हैं कि एक्शन सिनेमा की सफलता इंसानी दिमाग की उस बुनियादी जरूरत का नतीजा है जो सुरक्षित माहौल में खतरे और जीत का एहसास करना चाहती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे 90 के दशक के उस क्लाइमैक्स ने आज के विशाल यूनिवर्स का रूप ले लिया। हमारे मिरर न्यूरॉन्स हमें स्क्रीन की लड़ाई का हिस्सा बना देते हैं, जिसके चक्कर में हम 65% ज्यादा पॉपकॉर्न निगल जाते हैं। और कैसे बिना शब्दों वाली ये विजुअल कहानी एक्शन को एक ग्लोबल भाषा बना देती है। बिल्कुल, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो थोड़ा डरावना भी है। आज हम स्क्रीन या चश्मों के जरिए फिल्में देख रहे हैं और दिमाग उसे हकीकत मान लेता है। लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। जिस तेजी से वीआर और एआई का स्तर बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पर्दे का एक्शन सिर्फ सामने नहीं होगा, बल्कि हम उस 360 डिग्री दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होंगे। और वो दुनिया 100% असली लगेगी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब वो तकनीक आम हो जाएगी तो क्या हमारे दिमाग के लिए एक स्क्रीन की वर्चुअल दुनिया और बाहर की असली दुनिया के बीच कोई भी फर्क कर पाना मुमकिन रह जाएगा? क्या हम तब भी उस सुरक्षित वायलेंस के महज एक दर्शक बने रहेंगे, या फिर अपने ही दिमाग के बनाए एक ऐसे हिंसक सिमुलेशन के कैदी बन जाएंगे जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा हमें नजर ही नहीं आएगा? इसी सोच के साथ